देखो हम ना एंटीबायोटिक पढ़ रहे हैं, तो एंटीबायोटिक में टेट्रासाइक्लिन ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं। तो टेट्रासाइक्लिन ग्रुप के बारे में हमने फुल डिटेल पढ़ रखी है, ठीक है। तो टेट्रासाइक्लिन में क्या होती है, बहुत सारी ड्रग्स हैं, जिसमें जैसे टेट्रासाइक्लिन भी एक ड्रग्स आती है उस ग्रुप के अंदर। डॉक्सीसाइक्लिन है, मिनोसाइक्लिन है। तो हमने टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स का तो पढ़ लिया। अब डॉक्सीसाइक्लिन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये भी क्या है, यानी टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की ही एक ड्रग्स है, लेकिन क्या है, ये टेट्रासाइक्लिन से क्या होती है, बेस्ट होती है, ठीक है। तो देखो इनकी इंट्रोडक्शन देख लो थोड़ा सा। इनकी जो ड्रग्स का जो क्लास है वो टेट्रासाइक्लिन ग्रुप से आती है, जो डॉक्सीसाइक्लिन जो ड्रग्स है, ठीक है। और इसका जो स्पेक्ट्रम होता है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। यानी कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम मीन यानी कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को क्या है, ये मार देती है। और इसका जो यूज करते हैं हम, वो ज्यादातर क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होता है, ठीक। तो देखो यहाँ तो यूज देख लो। तो जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कहीं पे क्या हुआ, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, जैसे इससे हम सांस लेते हैं। तो जैसे ब्रोंकाइटिस हो गई, ब्रोंकाइटिस मीन जो तुम्हारा ब्रोंकस है, यानी कि तो उसमें क्या इन्फ्लेमेशन हो गया, सूजन आ गई है, ठीक है। या निमोनिया हो गया, तो इसमें क्या है, हम यानी डॉक्सीसाइक्लिन का यूज करते हैं। या मान लो स्किन है या कोई सॉफ्ट टिश्यूज है, ठीक है। जैसे स्किन में क्या हो गया, एक्ने हो गए, एक्ने मतलब जैसे बोलते हैं कील मुहासे बन गए, तो उसमें भी हम डॉक्सीसाइक्लिन का यूज करते हैं। या सेलुलाइटिस, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, हम बल तोड़ बोलते हैं, ठीक है। जैसे बाल टूट जाता है तब यानी कि फोड़ा बन जाता है, तो इसमें यूज करते हैं। एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जैसे क्लेमाइडिया है, गोनोरिया है, सिफिलिस है। तो इसमें ज्यादातर हम जो करते हैं वो पेनिसिलिन का यूज करते हैं। अब सपोज मानो पेनिसिलिन से किसी को यानी कि रिएक्शन हो जाती है, ठीक है, तो पेनिसिलिन की जगह हम डॉक्सीसाइक्लिन का यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और पैरासाइटिक इन्फेक्शन, जैसे मलेरिया के प्रोफाइलेक्सिस में हम यूज करते हैं। अगर आपने मलेरिया की मेरी क्लास पढ़ी है तो मैंने वहां पे ही बताया इस चीज को, ठीक है। तो जैसे लेकिन प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के ही यानी कि, ठीक है, इसमें मतलब प्रोफाइलेक्सिस में इसका यूज करेंगे। प्रोफाइलेक्सिस मतलब हो ना उसे, ठीक है। अब देखो और क्या हो सकता है, जैसे जीआईटी में यूज कर सकते हैं। जैसे कोलरा हो गया किसी को, तो उसमें यूज करते हैं। क्या साइड इफेक्ट हो सकता है इसमें, तो साइड इफेक्ट अलग अलग, जैसे जीआईटी पे इसका क्या साइड इफेक्ट होगा डॉक्सीसाइक्लिन का, तो जैसे जी मिचला सकता है, इसे उल्टी आ सकती है, डायरिया हो सकता है, और पेट में उसके दर्द हो सकता है जो पेशेंट होगा, मान लो डॉक्सीसाइक्लिन जो यूज कर रहा है। और क्या हो सकता है, जैसे फोटो सेंसिटिविटी होती है, तो इससे अगर यूज कर रहा है मान लो कोई व्यक्ति डॉक्सीसाइक्लिन का, तो उसकी स्किन पे जैसे जलन सी होने लग सकती है, आंखों से मतलब चोन सी आ सकती है, तो ये हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, जैसे डेंटल डिस्कलरेशन होता है, तो परमानेंट डिस्कलरेशन हो जाता है ऑफ द टीथ, यानी कि दांतों का, अगर 8 साल से कम बच्चे को हम इसका यूज कराते हैं तब, ठीक है। और क्या हो सकता है, जैसे स्किन रिएक्शन में जैसे रैसेस हो सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। तो ये इसके साइड इफेक्ट हो गए। अभी देखो मैं इसे मिटा दूं, इसके बाद हम जैसे इसका यूज, इसकी डोज क्या है, ठीक है, और मतलब किसमें कॉन्ट्राडिक्शन यानी किसमें हमें नहीं देनी है डॉक्सीसाइक्लिन, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले मैं इसे मिटा दूं। अब देखो जैसे डॉक्सीसाइक्लिन के हम साइड इफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो वो तो जनरल साइड इफेक्ट है। कुछ साइड इफेक्ट क्या होते हैं, बहुत सीरियस साइड इफेक्ट होते हैं, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। जैसे अगर डॉक्सीसाइक्लिन का अगर आप यूज कर रहे हैं, तो क्या हो सकती है, तो हिपेटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, यानी कि जैसे मान लो जो लीवर की सेल है वो इंजर्ड हो सकती है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। या इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या है, बढ़ सकता है डॉक्सीसाइक्लिन का अगर आप यूज कर रहे हैं, तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखें, ठीक है। या ईसोफेजाइटिस, जैसे जो खाने की नली होती है उसमें क्या हो, सूजन आ जाए, ठीक, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, ईसोफेजाइटिस हो सकती है। या ईसोफेजियल अल्सर, यानी कि जो खाने की नली है उसमें घाव बन सकते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि 100% बन जाएंगे, बन सकते हैं, मतलब तो ध्यान रखना है आपको यूज करते हुए डॉक्सीसाइक्लिन को, क्या ये प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो रही है। अगर हो रही है तो तुम्हें बंद कर देनी है, बस सिंपल। कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी कि किस कंडीशन में आपको डॉक्सीसाइक्लिन नहीं देनी है पेशेंट को। कुछ होती है जैसे प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी के दौरान हम डॉक्सीसाइक्लिन का यूज नहीं कराते लेडीज को। क्यों नहीं कराते, कि ये क्या करती है, टीरेटोजेनेसिटी करती है, ठीक है। तो टीरेटोजेनेसिटी क्या है, यानी कि जो अंगों का जो निर्माण हो रहा होता है उसमें यानी कि बाधा अप्रोच करती है, ठीक है, डॉक्सीसाइक्लिन, यानी कि अंगों का ठीक से निर्माण नहीं होता, इतना समझ जाओ। या ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि जैसे मान लो माता बच्चे को अपने स्तनपान के दौरान, उस दौरान भी डॉक्सीसाइक्लिन का यूज नहीं कराते जो लेडीज है। क्यों नहीं कराते, कि जो बच्चे का जो स्केलेटन है, यानी कि जो कंकाल होता है, उसे ये सप्रेस करता है, यानी कि वो पूरी तरीके से बन नहीं पाता। अब मान लो ये तो हो गया। अब जैसे बच्चा है कोई, तो अगर 8 साल से कम उम्र का बच्चा है तो डॉक्सीसाइक्लिन उसे नहीं देंगे हम, बिल्कुल। क्यों नहीं देते, उससे क्या होता है, टीथ डिस्कलरेशन हो जाता है, ठीक है, और साथ में क्या होती है, उस बच्चे की जो ग्रोथ होती है बोन की वो रुक जाती है, तो हम नहीं देंगे। और ये टीथ जो डिस्कलरेशन होता है वो परमानेंटली हो जाता है, ठीक है।
और क्या होता है, फोटो सेंसिटिविटी शो करता है, यानी कि अगर मान लो डॉक्सीसाइक्लिन के यूज करने से अगर ऐसा हो जाए व्यक्ति को, मान लो जैसे धूप में निकल रहा है तो उसे जलन सी फील होने लगी, ठीक है, तो उस स्थिति में भी नहीं देंगे। और अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं और प्रोटेक्टिव क्लोथ का यूज कराते हैं हम, ताकि स्किन उसे जलन न लगे उसे। और अगर रीनल इंपेयरमेंट, ऐसे मान लो नेफ्रोटॉक्सिसिटी है किसी व्यक्ति को, किडनी में कोई प्रॉब्लम हो रखी है, तब भी हम डॉक्सीसाइक्लिन का यूज नहीं कराते पेशेंट के लिए। अब देखो ड्रग्स किन किन चीजों से इंटरेक्शन करती है, यानी कि मान लो डॉक्सीसाइक्लिन को हमने किसी के साथ दिया तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे सपोज मान लो एंटा एसिड के साथ मैंने डॉक्सीसाइक्लिन दी, ठीक, तो क्या होगा, एंटा एसिड क्या होगा, इसके एब्जॉर्प्शन को कम करेगा, ठीक है, तो इतना अच्छे से काम नहीं करेगी डॉक्सीसाइक्लिन, तो एंटा एसिड के साथ हम डॉक्सीसाइक्लिन को नहीं देते। या मान लो किसी को खून की कमी हो रखी है, ठीक है, तो उससे हम कह रहे हैं आयरन सप्लीमेंट दे रहे हैं, जैसे फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमनेट दे रहे हैं, तो उसके साथ भी हम डॉक्सीसाइक्लिन नहीं देते। क्यों नहीं देते, कि डॉक्सीसाइक्लिन का एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कम हो जाता है। या मान लो बारफेरिन है, ये क्या होती है, जैसे मान लो ब्लड वेसल, यानी कि ब्लड वेसल्स होती है, उसमें थक्का बन जाता है ब्लड का, तो उसे हटाने के लिए या खून पतला करने के लिए यूज करते हैं। तो मान लो इसके साथ अगर हम डॉक्सीसाइक्लिन का यूज करेंगे तो क्या होगा, रिस्क बढ़ जाएगा ब्लीडिंग का, तो इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है। एक चीज और, दूध के साथ कभी भी हम डॉक्सीसाइक्लिन को नहीं देते, ठीक है। तो और सपोज यानी कि और किस किस से रिएक्शन करेगी, जैसे ओरल कंट्रासेप्टिव पिल है, जैसे गर्भावस्था को रोकने के लिए यूज करते हैं, तो उनके साथ भी हम डॉक्सीसाइक्लिन यूज नहीं करते। क्या उसकी इफिकेसी क्या होती है, कम हो जाती है जब हम डॉक्सीसाइक्लिन के साथ देते हैं, यानी कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल को, तब भी इसके साथ भी नहीं देनी। डोज की बात करें तो 100 मिलीग्राम यूज करते हैं बीडी, यानी कि 24 आवर में 2 बार यूज करेंगे 100 मिलीग्राम, ठीक है, ये अडल्ट डोज है। अब मान लो कोई बच्चा है तो बच्चे में हम देते नहीं है, ये भी ध्यान रखें, लेकिन मान लो वो 8 साल से बड़ा है, ठीक, अगर हमें इसको देना है तो कितनी डोज रहेगी, इतनी, यानी कि 2.2 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से। जैसे मान लो एक 20 केजी का बच्चा है, ठीक है, तो इतनी मिलीग्राम, ठीक है, दिन में 2 बार, ठीक। तो ये तुम्हारी डॉक्सीसाइक्लिन हो गई। तो इसके बाद हम दूसरा एंटीबायोटिक ग्रुप शुरू करेंगे, ठीक है, तो इसको याद कर लें। और हाँ, मतलब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, ताकि सबको पता चल सके, ठीक है।